नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और सिनेमा, साहित्य और समाज के इस एपिसोड में नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। कई सप्ताह से जबरीवल पारक सर के साथ हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की यात्रा कथा पर। और अभी यात्रा कथा समानांतर सिनेमा तक पहुंची है। समानांतर सिनेमा कैसे शुरू हुआ और समानांतर सिनेमा का क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और हिंदी सिनेमा और जो भारतीय सिनेमा है, तमाम उनकी विशेष फिल्मों पर अलग से हम बात करेंगे पारक सर के साथ। तो और आप जानते हैं कि हर शुक्रवार को हम सिनेमा पर बात करते हैं पारक सर के साथ सुबह 9 बजे। तो आज शुक्रवार है और आज हम पारक सर के साथ उपस्थित हैं आपके सामने। पारक सर नमस्कार, आपका स्वागत है। और जो साथी आप नमस्कार। जी जो साथी हमारे साथ उपस्थित हैं, आपको भी नमस्कार, आप सबका स्वागत। सर, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि समानांतर सिनेमा जो है कैसे खड़ा हुआ और समानांतर सिनेमा में किस तरह की फिल्में बनी। जी आज हम उसी कड़ी में समानांतर सिनेमा पर बात करेंगे। समानांतर सिनेमा, जैसा मैं बता चुका हूँ कि उसे समानांतर यानी पैरेलल सिनेमा इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो लोकप्रिय सिनेमा था, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा था, मुख्य धारा का सिनेमा था, इससे यह सिनेमा अलग तरह का था। अलग कई अर्थों में था। जैसे सबसे बड़ा फर्क जो था वो यह था कि जो मेन स्ट्रीम सिनेमा था वो लोकप्रिय सिनेमा था और उसमें मेलोड्रामा मुख्य, एक तरह से कहना चाहिए कि उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम था। यानी कि एक जॉनर के रूप में हम उसे मेलोड्रामेटिक कह सकते हैं। हालांकि उस सिनेमा ने भी बहुत उत्कृष्ट फिल्में दी, बहुत बड़े फिल्मकार दिए। जैसे बिमल राय का नाम हम ले सकते हैं, हेमेंद्र गुप्ता का नाम ले सकते हैं, अमित चक्रवर्ती, महबूब, कई नाम है, राज कपूर, गुरुदत्त, कई नाम हम ले सकते हैं जिन्होंने मेलोड्रामेटिक शैली में ही फिल्में बनाई और बहुत बड़ी और महान फिल्में बनाई। लेकिन ये भी सही है कि उसी मेलोड्रामाई सिनेमा में ऐसे फिल्मकार भी हुए जिनका मकसद केवल मनोरंजन करना था और एक तरह से वो सिनेमा को कमाई का एक व्यवसाय का एक माध्यम भी समझते थे। 1965-66 के आसपास मैंने पहले मैं बता चुका हूँ और सिर्फ याद के लिए मैं इसे दोहरा रहा हूँ कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1949 में एक पटेल कमेटी बनाई थी जिसने ऐसी बहुत सारी संस्तुतियाँ, बहुत सारी ऐसी सिफारिशें की जिससे कि फिल्में जो है, सिनेमा जो है, सामाजिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, जिसकी चर्चा भी हम पिछले कुछ एपिसोड में कर चुके हैं या मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। लेकिन उसी का परिणाम था कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, फिल्म वित्त निगम की स्थापना हुई, एक टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देने के लिए मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, वहाँ उस स्थापित किया गया और जो महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनको राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई जिसके कारण भारत के फिल्मकारों को भी और भारतीय दर्शकों को भी दुनिया की महान फिल्में देखने का अवसर मिला। और इन सब का परिणाम यह हुआ कि 1965-66 के आसपास सिनेमा बनाने वालों की एक नई जनरेशन, जैसे आजकल हम जेन जी कहते हैं ना, उसी तरह से वो युवा फिल्मकारों की एक नई पीढ़ी हमारे सामने आई और उस नई युवा पीढ़ी ने जो है कुछ अलग तरह की फिल्में बनाई। हालांकि इसकी शुरुआत पहले भी हो चुकी थी। 1955 में सत्यजीत राय ने पथेर पांचाली बना ली थी और उसके बाद में उन्होंने लगातार कुछ इस तरह की फिल्में बनाई। मुख्य फर्क क्या है? मुख्य फर्क जैसा मैंने बताया कि जहाँ लोकप्रिय सिनेमा मेलोड्रामाई सिनेमा होता है, यानी कि उसमें नाटकीयता पर जोर दिया जाता है और गीत, संगीत और नृत्य, ये तीन तत्व जो है भारतीय सिनेमा की अपनी पहचान रही है। दुनिया में कहीं भी जो सिनेमा है उसमें गीत, संगीत और नृत्य का
पर वैसा बल नहीं था जैसा भारत में था। ये कोई भारत के सिनेमा के का मतलब कमजोर पक्ष नहीं कहा जाना चाहिए। ये अगर ऐसा हम समझते हैं तो गलत समझते हैं। अगर हम भारत में नाटकों की परंपरा देखें, लोक नाटकों की परंपरा देखें, तो वो गीत संगीत और नृत्य के बिना पूरी नहीं होती। यह हमारी सांस्कृतिक परंपरा, हमारी कला परंपरा की एक बहुत महत्वपूर्ण विशिष्टता है, जो सिनेमा के माध्यम से भी आई। और सिनेमा के माध्यम से वो कहाँ से आई? वो आई थी पारसी थिएटर के नाटकों के द्वारा। तो इस तरह से इसे इस रूप में नहीं समझना चाहिए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो समानांतर सिनेमा है, या जो सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक और मृणाल सेन वगैरह का जो बंगला सिनेमा था, उस सिनेमा में इस मेलो ड्रामे पर कम बल दिया जाता था। ऋत्विक घटक पर तो फिर भी उसका असर दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारी फिल्मकार बिल्कुल अलग तरह का सिनेमा बना रहे थे, जिसे हम चाहें तो यथार्थवादी सिनेमा कह सकते हैं। तो वो यथार्थवादी सिनेमा जो है, जो कहीं न कहीं पश्चिम से भी प्रभावित था, उस यथार्थवादी सिनेमा को अभिव्यक्त किया इस समानांतर सिनेमा ने। ध्यान दें कि साहित्य में भी जो कहानी, उपन्यास, नाटक लिखे जा रहे थे, वो यथार्थवादी परंपरा में लिखे जा रहे थे। प्रेमचंद हो, मंटो हो, यशपाल हो, ये सब जो है वो मेलोड्रामा में कहानियां नहीं लिख रहे थे, वो यथार्थवादी ढंग से कहानियां लिख रहे थे। तो सिनेमा में भी इस तरह की धारा का आना जो है कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम समानांतर सिनेमा की विशेषताओं की चर्चा कर चुके हैं, उसे फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जो हमारे फिल्मकार हैं, जिन्होंने समानांतर सिनेमा में बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट किया, उनमें उन फिल्मकारों ने जो फिल्में बनाई, वो ज्यादातर, और ये उल्लेखनीय बात है, इसे अंडरलाइन किया जाना चाहिए कि वो ज्यादातर साहित्यिक कृतियों पर बनाई। 1969 में जब 3 फिल्मकार, जिन्होंने एक ही साल में 3 महत्वपूर्ण फिल्में दी, जो समानांतर सिनेमा की शुरुआत के रूप में मानी जाती है, उसमें उसकी रोटी मणिकौल ने मोहन राकेश की कहानी पर बनाई। भुवन सोम जो है वो मृणाल सेन ने बनाई, जो कि एक बंगला कहानी पर आधारित थी। और सारा आकाश, जो राजेंद्र यादव का एक उपन्यास था, उस पर सारा आकाश नाम से बासु चटर्जी ने फिल्म बनाई थी। और इस तरह से ये माना जाता है कि 1969 से समानांतर सिनेमा की शुरुआत हुई। शुरुआत क्यों हुई, उसके लिए हमारे यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक जो परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों का क्या हाथ था, ये चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो यह है कि मेरा अपना विचार है कि हिंदी में समानांतर सिनेमा की शुरुआत जो है 1969 में नहीं, 1966 से मानी जानी चाहिए, जब शैलेंद्र ने यह तय किया कि वो फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर फिल्म बनाएंगे। आप जानते हैं कि शैलेंद्र जो है हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही बड़े गीतकार थे, लेकिन वो गीतकार होने से पहले हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य जगत में एक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। इसके अलावा 2 चीजें और शैलेंद्र के बारे में महत्वपूर्ण है। नंबर 1 कि वो रेलवे में उन्होंने एक लंबे समय तक काम किया था, फिल्मी दुनिया में आने से पहले। और दूसरा यह है कि वो ट्रेड यूनियन में भी काम करते थे। और तीसरा यह है कि वो तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े हुए थे। तो एक तरह से कहना चाहिए कि शैलेंद्र केवल गीतकार नहीं थे, शैलेंद्र गीतकार होने के साथ साथ एक सजग ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे कलाकार थे जिनका उस समय के राजनीति से, उस समय के मजदूर आंदोलन से, उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी से गहरा संबंध था।
शैलेंद्र के बारे में हो सकता है हमारे कुछ लोग न जानते हों। शैलेंद्र दलित वर्ग से आते थे और इस दृष्टि से भी उनका ये बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि योगदान है कि साहित्य के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है। मेरा अपना विचार है कि 1950-60 के दशक में जो फिल्मों के लिए जिन लोगों ने गीत लिखे, काव्य लिखा, उनमें शैलेंद्र शायद सबसे ऊपर ही उनका नाम लिया जाएगा। उन शैलेंद्र का जो संबंध है वो बिहार से था और इसलिए बहुत स्वाभाविक था कि वो बिहार के साहित्यकारों के भी संपर्क में थे, उनकी रचनाएं पढ़ते थे। उनको किसी ने कहा कि शैलेंद्र की ये कहानी पढ़िए, बहुत अच्छी है। संभवतः नवेंदु घोष जो फिल्म की पटकथा लिखा करते थे, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि कहानी पढ़िए। शैलेंद्र ने जब ये कहानी पढ़ी तो वो उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये तय कर लिया कि वो इस पर एक फिल्म बनाएंगे। आप सोचिए कि फिल्मी दुनिया में गीतकार के रूप में जो वहां पर निश्चित रूप से वो प्रतिष्ठित हो गए थे, लेकिन फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है। फिल्म में बहुत पूंजी लगती है, बहुत निवेश करना पड़ता है, लेकिन शैलेंद्र ने यह तय किया कि वो फिल्म जरूर बनाएंगे चाहे जो भी हो, और उन्होंने वो फिल्म बनाने का तय किया। शैलेंद्र जो गीत लिखते थे वो लिखते थे मुख्य रूप से राज कपूर की फिल्मों के लिए, और शंकर जयकिशन के उनके संगीतकार हुआ करते थे। हसरत जयपुरी उनके दूसरे साथी थे जो फिल्मों के लिए गीत लिखते थे। यानी कि शैलेंद्र और हसरत जयपुरी दोनों राज कपूर और शंकर जयकिशन की फिल्मों के लिए गीत लिखा करते थे। आप देखेंगे कि तीसरी कसम के लिए भी एक तरह से उन्होंने ये ही सारी समूह जो था, ये समूह ही उसके साथ जुड़ा। राज कपूर जिनके लिए शैलेंद्र ने बहुत से गीत लिखे, और राज कपूर के अलावा सलील चौधरी के लिए लिखा, एच.डी. बर्मन के लिए लिखा, रोशन के लिए लिखा, बहुत सारे जो संगीतकार हैं उनके लिए लिखा, लेकिन शंकर जयकिशन के लिए संभवतः उन्होंने सबसे ज्यादा लिखा। जब उन्होंने इस बात की चर्चा की कि वो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो राज कपूर ने फिल्म की कहानी पढ़ी, मतलब वो कहानी पढ़ी, और शैलेंद्र को कहा कि इसमें हीरामन का रोल तो मैं करूंगा। आप जानते हैं कि राज कपूर उस समय, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, गुरुदत्त के हालांकि 1966 तक आता थे, देहांत हो गया था, लेकिन जब इस फिल्म को बनाने की चर्चा हो रही थी तब गुरुदत्त भी थे। ये सब चोटी के फिल्मकार, चोटी के अभिनेता थे, और किसी सामान्य स्तर, मतलब जिसके पास बहुत पूंजी ना हो, वो राज कपूर को लेकर फिल्म बना सके, ये मुमकिन नहीं था। ठीक है, लेकिन राज कपूर ने कहा कि काम तो मैं ही करूंगा, चाहे तुम मुझे 1 रुपया ही देना, और राज कपूर ने किया। शैलेंद्र को राज कपूर, मतलब उन्हें लगता था कि राज कपूर जिस तरह के अभिनेता है वो एक किसान की भूमिका कैसे करेगा। हालांकि शैलेंद्र इस बात को भूल गए कि राज कपूर जो है किसान की भूमिका जाते रहो में कर चुके थे, और बहुत ही प्रभावशाली भूमिका की थी। तो राज कपूर में ये सब विशिष्टता थी। अगर ध्यान दें तो राज कपूर की खुद की फिल्मों में, जैसे जिस देश में गंगा बहती है का राजू जो है, वो भी एक किसान ही है, किसान जैसा ही है। तो इसलिए राज कपूर के लिए ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। तो राज कपूर ने किया। फिर अभिनेत्री की खोज हुई, वहीदा रहमान को लिया गया। निश्चित रूप से वहीदा रहमान उस दौर की बहुत बड़ी जो अभिनेत्रियां थी, मीना कुमारी, नरगिस, वैजयंती माला वगैरह, उससे कमतर वो किसी भी रूप में नहीं थी। वहीदा रहमान बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, वहीदा रहमान को लिया। इफ्तिकार ने
इसमें काम किया, और भी कई अभिनेताओं ने काम किया और वो एक महत्वपूर्ण है। लेकिन शैलेंद्र निश्चित रूप से निर्देशन नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें उसका कोई अनुभव नहीं था। उस समय एक नया निर्देशक उनके संपर्क में आया हुआ था, जो उनके एक ठिकाना था जहाँ पर बैठ के शैलेंद्र गीत वगैरह लिखा करते थे, वहाँ पर वो रहते थे। वो थे बासु भट्टाचार्य। बासु भट्टाचार्य जो बाद में बहुत बड़े फिल्मकार हुए, फिल्म निर्देशक हुए और उन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्में बनाई। उनको उन्होंने ये काम सौंपा। बासु भट्टाचार्य जो है वो फिल्म इंस्टीट्यूट से निर्देशन सीख कर आए थे और एक अच्छे फिल्मकार थे। बासु भट्टाचार्य को ये काम सौंपा। नवेंदु घोष जिन्होंने ये कहानी जो है सजेस्ट की थी, सुझाव दिया था कि इस पर फिल्म बनाई जा सकती है, नवेंदु घोष को पटकथा लिखने के लिए दिया। लेकिन उस पटकथा और संवाद लिखने के साथ उन्होंने रेणु को भी जोड़ा। रेणु जिनकी ये मूल कहानी थी। सबसे पहले इस पूरे अभियान में सबसे पहले उन्होंने रेणु से ही स्वीकृति ली थी और रेणु से ही स्वीकृति लेकर उन्होंने वो इस दिशा में आगे बढ़े थे। लेकिन उन्होंने नवेंदु घोष के साथ रेणु को भी इस काम के लिए लगाया कि वो फिल्म की पटकथा और संवाद लिखे। तीसरी कसम अगर आपने देखी है फिल्म तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि आप इस कहानी, मूल कहानी को भी पढ़िए और इस फिल्म को भी देखिए। मेरा अपना विचार है कि यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो इससे पहले हिंदी सिनेमा में कभी भी नहीं फिल्माई गई। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, ये हमारे उस समय के ग्रामीण यथार्थ की बहुत ही कहना चाहिए कारुणिक अभिव्यक्ति है, जिसका नायक जो है एक गाड़ीवान है हीरामन और उसकी नायिका हीराबाई नाम की एक स्त्री है जो नौटंकी में काम करती है। और उन दोनों के बीच के जो संबंध है, उन संबंधों पर यह कहानी और बहुत ही मार्मिक कहानी। जो मूल कहानी है उस मूल कहानी से परिवर्तन किया गया, कई परिवर्तन। जैसे इसमें एक है ठाकुर प्रेम विक्रम सिंह, इफ्तिकार ने जो भूमिका निभाई है, ये कहानी में नहीं है। कहानी में चरित्र है ही नहीं, लेकिन इस कहानी में है। और इस कहानी में, इस फिल्म में है। और इस फिल्म में ठाकुर विक्रम सिंह के कारण कहानी के मूल जो आत्मा है, उसकी मूल जो कथ्य है, उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इस कहानी में अंत में हीरामन और हीराबाई, उनका मिलन नहीं होता, वो बिछुड़ जाते हैं। हीरामन और हीराबाई का मिलना नहीं है, वो संभव ही नहीं था। लेकिन जब फिल्म बन रही थी तब कईयों ने कहा कि इसमें इन दोनों का मिलन करा दो। शैलेंद्र ने मना कर दिया कि नहीं। उन्होंने रेणु से बात की, रेणु ने कहा कि नहीं, मेरी कहानी की आत्मा मर जाएगी। ये जो बात है कि समझौता नहीं करना, ये शैलेंद्र की भी विशेषता थी और रेणु की भी थी। वो दोनों का मिलन नहीं होता, फिल्म फ्लॉप हो जाती है, फिल्म नहीं चल पाती है। शैलेंद्र को इसका बहुत आघात भी लगता है, थोड़े समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। न केवल राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, एक क्लासिक फिल्म के रूप में, एक महान फिल्म के रूप में वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। भले ही उस समय वो फिल्म न चली हो, लेकिन ये फिल्म जो है आज भी लगातार देखी जा रही है और पसंद की जा रही है। अच्छी फिल्म की विशेषता यही होती है कि हो सकता है कि वो लोकप्रिय सिनेमा की तुलना में जो है उतनी सफलता हासिल न कर पाई हो, लेकिन वो अपनी एक खास जगह बना लेते हैं। वास्तव में जो ये समानांतर सिनेमा है, जिसने बहुत बड़ी-बड़ी फिल्में दी, जैसे सारा कास्ट,
जैसे भुवन सोम, जैसे उसकी रोटी, जैसे तमस, जैसे 27 डाउन, ऐसी मतलब श्याम बेनेगल की सभी फिल्में आप देख लीजिए, इनकी गोविंद निहलानी की फिल्में देख लीजिए। ये सब फिल्मकारों ने जो फिल्में बनाई, उनमें से बहुत सारी फिल्में जो है कामयाब नहीं। कामयाब क्यों नहीं, उसको समझने की जरूरत है। दो मुख्य कारण है उसके पीछे। एक कारण तो यह है कि सरकार ने श्रेष्ठ फिल्में बनाने की, कहना चाहिए कि क्रिएटिव फिल्में बनाने की जो परिस्थितियां पैदा की, वो महत्वपूर्ण थी। जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट बनाया गया, उस फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से बिल्कुल एक नई जनरेशन फिल्मकारों के सामने आई, जो नई तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव चलाया, शुरू किया, उसके कारण फिल्मकारों को जो है बहुत ही महान, दुनिया की महान फिल्में देखने का अवसर मिला। उन्होंने जो है जो प्रशिक्षण हासिल किया, वहां पर भी उन्हें तरह तरह की फिल्में दुनिया भर की देखने को मिलती थी। इन सब के कारण उनको एक्सपोजर तो बहुत मिला, ट्रेनिंग मिली, प्रशिक्षण मिला, और फिल्में बनाई भी। लेकिन वो फिल्में, और उन फिल्मों के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी दी गई, लेकिन वो फिल्में रिलीज करके बाजार में उसे दिखाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो एक, कहना चाहिए कि जरिया होना चाहिए, वो बाजार के भरोसे ही छोड़ दिया गया। आप जानते हैं कि फिल्में किस तरह से उस जमाने में रिलीज होती थी। फिल्में बनती थी, डिस्ट्रीब्यूटर होते थे फिल्मों का वितरण करने वाले, जो फिल्मकारों से फिल्म लेते थे, खरीदते थे, और फिर वो अलग अलग शहरों में उसे प्रदर्शित करते थे। फिल्म जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनकी रुचि ये होती कि थी कि फिल्म जो है, जिस पर हम पैसा लगा रहे हैं, जिन फिल्मों को हम प्रोड्यूसर से खरीद रहे हैं या प्रदर्शन के लिए, वो फिल्म लोगों को पसंद आए। तो वो लोगों को कैसे पसंद आएगी? उनके कुछ, जो कहना चाहिए कि उन्होंने कुछ अपने फॉर्मूले बना रखे थे कि फिल्म में फलाना एक्टर होना चाहिए, फलानी एक्ट्रेस होनी चाहिए, उसमें इसके गीत होने चाहिए, उसका संगीत होना चाहिए, उसमें कुछ डांस होने चाहिए, उसमें जो है लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, कार की रेस होनी चाहिए। यानी कि उनके कुछ बने बनाए फॉर्मूले होते थे, उस फॉर्मूले के आधार पर वो तय करते थे। यानी कि आप इस तरह से समझे कि अगर फिल्म में राजेश खन्ना है, तो फिल्म आसानी से बिक जाती थी। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा अभिनेता भी है, लेकिन उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, कोई बहुत उसके वो नहीं है, तो फिर उसकी फिल्म बिकना बहुत मुश्किल हो जाती थी। ये जो फिल्मकार थे बड़े, ये बड़े फिल्मकार तो थे, लेकिन बाजार में उनकी कोई ऐसी साख नहीं थी, जिसके कारण कि उनकी फिल्मों को कोई दिखाने के लिए तैयार। जब इनकी फिल्में दिखाने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ, तो वो फिल्में प्रदर्शित कहाँ होती? और अगर किसी ने ले भी लिया, तो दर्शक, ये दूसरा कारण है, दर्शक उसे देखने के लिए नहीं आते थे, क्योंकि दर्शकों की अभिरुचियां जो है, वो भी उसी तरह की बन चुकी थी। वो भी फिल्मों में इसी तरह की चीजें चाहते थे कि उसमें नाच गाने हो, उसमें संगीत हो, उसमें डिशुम डिशुम हो, उसमें कोई खलनायक हो, हीरो हीरोइन हो, उनके बीच में प्रेम के दृश्य हो। समाज का जो यथार्थ है, उसको यथार्थ रूप में, प्रभावी रूप में दिखाने वाली फिल्म देखने का उनकी कहना चाहिए कि कोई परंपरा ही नहीं बनी हुई थी। उन्होंने उसे जाना ही नहीं था। और इसका एक बड़ा कारण ये था कि अगर आप साहित्य की दुनिया में देखें, तो लोग क्या पढ़ रहे थे? लोग पढ़ रहे थे गुलशन नंदा को, लोग पढ़ रहे थे गुलशन नंदा जैसे लेखक को। प्रेमचंद को तो तभी पढ़ते थे जब वो पाठ्यक्रम में होता था। जब प्रेमचंद को नहीं पढ़ते थे, यशपाल को नहीं पढ़ते थे, रेणु को नहीं पढ़ते थे जितना पढ़ना चाहिए, तो उनकी कहानियों पर बनी हुई फिल्में कैसे कामयाब होती? यह एक बड़ी दिक्कत थी। और इसके कारण क्या हुआ कि समानांतर सिनेमा में बनने वाली ज़्यादातर फिल्में जो है, कामयाब नहीं हो पाई, और वो असफल हुई, क्योंकि सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिससे कि समानांतर सिनेमा के अंतर्गत जो फिल्में
बने वो दर्शकों तक पहुंचे। और दर्शकों तक पहुंचने का तरीका सिर्फ बाजार ही नहीं है, और भी विकल्प है। यानी कि वो शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की तक पहुंचाई जा सकती थी, वो ऐसी संस्थाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकती थी जो कि जिस पर बाजार की निर्भरता न हो। तो ऐसा कुछ नहीं किया गया, इसलिए ये फिल्में जो हैं, इनमें से बहुत सारी फिल्में, जैसे मनी कॉल की जो फिल्में, जो निश्चित रूप से बहुत बड़ी और महान फिल्में थी, लेकिन उनका कोई दर्शक नहीं था और वो फिल्में डिब्बे में बन रही। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पुरस्कार तो मिला, लेकिन वो फिल्में दर्शकों तक नहीं पहुंची। और इस तरह बहुतों के साथ हुआ, न केवल फणीश्वर नाथ रेणु के साथ नहीं, नहीं सिर्फ मनी कौल के साथ नहीं, और भी कई फिल्मकारों के साथ हुआ। तो इस दृष्टि से देखें तो समानांतर सिनेमा जो है, उस समानांतर सिनेमा के जो फिल्मकार थे, उन फिल्मकारों ने में से कुछ जो इस तरह की फिल्में बनाते थे, उनमें से कुछ ने व्यावसायिक सिनेमा की तरफ अपना की तरफ चले गए और अपनी जो पुरानी, जैसे प्रकाश झा जो बिहार के थे, जिन्होंने शुरू में परिणति जैसी फिल्म बनाई, दामुल जैसी फिल्में बनाई, लेकिन उन्होंने देखा कि उनको देखने के लिए तो कोई आता ही नहीं है, तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और उन्होंने लोकप्रिय अभिनेताओं को लिया और फिल्म की कहानियां बजाय परिणति और दामुल जैसी कहानियां आके उन्होंने दूसरी तरह की कहानियों पर फिल्में बनाई, जैसे गंगा जल बनाई और भी कई फिल्में बनाई। हालांकि संदेश उसमें भी होता था, लेकिन उन्होंने मेलो ड्रामा को अपनाया बजाय यथार्थवाद को अपनाने के। इसी तरह से आप देखेंगे कि श्याम बेनेगल जो है, उन्होंने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि फिल्में जो है बहुत ज्यादा ऐसी ना हो जो बिल्कुल भी दर्शकों तक कम्युनिकेट ना करें, उसमें कम्युनिकेट करने की, संप्रेषित करने की क्षमता होनी चाहिए। और इसलिए आप देखेंगे कि श्याम बेनेगल की फिल्में इतनी नाकामयाब नहीं हुई, उन उन फिल्मों को देखा गया, गोविंद निहलानी की फिल्मों को देखा गया, क्योंकि फिल्में जो है उसके लिए एक शर्त और जरूरी है, वो यह है कि फिल्म जो है अपने समय और समाज से जुड़ी हुई जरूर होनी चाहिए। अगर अपने समय और समाज से जुड़ी हुई हो और जो आप कहना चाहते हैं, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो प्रभावशाली ढंग से कीजिए। उसे इस तरह की मुहावरों में मत बांधिए जो लोगों तक, जो दर्शकों तक पहुंच ही नहीं सके। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि फिल्म जो है या साहित्य, कोई भी कला माध्यम हो, उस कला माध्यम में ये जरूर देखा जाना चाहिए कि जो हमारा दर्शक है, उस दर्शक के अंदर ग्रहण क्षमता कितनी है, और उस ग्रहण क्षमता के अनुसार अगर आप फिल्म में कुछ ऐसे बदलाव करते हैं जिससे कि वो उन तक वो चीजें पहुंच सके, तो फिल्म को पसंद भी किया जाता है। यह हम कई बार देखते हैं। अभी हाल ही में जैसे मैं वापस आऊंगा फिल्म बनी जो विभाजन पर थी, वो केवल इसीलिए, हालांकि समीक्षकों ने कहा कि इस फिल्म में कुछ है नहीं, ये चलेगी नहीं, लेकिन दर्शकों ने उसे पसंद किया क्योंकि वो कुछ ऐसा उसमें जरूर था जिसके कारण लोगों के दिलों को उस फिल्म ने स्पर्श किया। ये दिल को स्पर्श करने वाली फिल्में होनी चाहिए। तमस फिल्म इसीलिए चली, इसीलिए श्याम बेनेगल की बहुत सारी फिल्में जो आप देखेंगे कि वो इसलिए चलती है। सारा कास्ट जिसने बनाई, बासु चटर्जी, उनकी रजनीगंधा बहुत चली, लोगों ने पसंद किया, छोटी सी बात उनकी बहुत पसंद की गई। तो फिल्मों को पसंद किया जाएगा अगर आप उनके दर्शकों की भावनाओं का और दर्शक की अभिरुचियों का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें। निश्चित रूप से समानांतर सिनेमा एक लंबे समय तक उसने बहुत उत्कृष्ट फिल्में दी, लेकिन इस पक्ष पर उन्होंने कम ध्यान दिया और सरकार ने इस समानांतर सिनेमा के अंतर्गत जो फिल्में बनी थी उनको दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए यह आंदोलन
1980 के बाद धीरे धीरे खत्म होता चला गया और 1990 तक ये बिल्कुल खत्म हो गया। आज बस इतनी ही चर्चा, लेकिन अगली बार हम समानांतर सिनेमा के कुछ और फिल्मों पर और कुछ और फिल्मकार पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जो एपिसोड देख रहे हैं आपका भी धन्यवाद, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, ये भी बताएं। अभी तो यात्रा कथा है, हम चाहते हैं कि 2026 तक के सिनेमा तक की बात करें, उसके बाद हम पर्टिकुलर फिल्मों पे बात करेंगे, पर्टिकुलर फिल्मकार पे बात करेंगे, उसके प्रोसेस पे बात करेंगे, कैसे फिल्में बनी, उन तमाम विषयों पे बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं शाम की चौपाल में।